हेलो, मैं सुखबीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के अंतर्गत आने वाले तट। कुछ छोटे छोटे तट जो हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के अंतर्गत आते हैं, इनसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इससे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट पर कौन कौन से तट हैं जिनका विस्तार पश्चिमी घाट पर है, और कौन कौन से ऐसे तट हैं जिनका विस्तार पूर्वी तट पर है। तो हम सबसे पहले पश्चिमी घाट के बारे में बात करेंगे। पश्चिमी घाट पे हमने देखा कि एक है कोंकण तट। कोंकण तट जो है वो महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र में जो फैला हुआ है उसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में आता है दूसरे नंबर पर कन्नड़ तट। कन्नड़ तट है जो कि कर्नाटक में है। और उसके बाद आता है मालाबार तट। मालाबार तट का विस्तार केरल में है। और मालाबार तट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ये क्यों पूछता है, सबसे बड़ी बात है कि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भारत में जब मानसून का आगमन होता है वो केरल तट पर ही सबसे पहले आता है। और इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मालाबार तट, क्योंकि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस तट पर होता है, तो इसका जवाब होता है मालाबार तट। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के अंतर्गत आने वाले तटों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने देखा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का जो विस्तार है वो तमिलनाडु में है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब उत्तर पूर्वी मानसून, और उत्तर पूर्वी मानसून को ही हम लोग लौटता हुआ मानसून कहते हैं, क्योंकि जब मानसून वापस आ रहा होता है और जब भारत में मानसून का आगमन होता है तो इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रवेश सबसे पहले मालाबार तट पर होता है। और जब लौटता हुआ मानसून अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून भारत में सबसे पहले कहाँ पे पहुँचता है, या ऐसे आता है कि लौटता हुआ मानसून भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर करता है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ करता है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। तो इसलिए कोरोमंडल तट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ है, तमिलनाडु में है। उसके बाद हम बात करें उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट का जो विस्तार है वो आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद हम बात करें सबसे ऊपर उत्कल तट। उत्कल तट का विस्तार उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। कभी कभी कलिंग तट पूछ ले कि कलिंग तट विस्तार, कलिंग तट कहाँ है, तो कलिंग तट भी उड़ीसा में है और उत्कल तट भी उड़ीसा में है। तो आपने समझा कि पश्चिमी घाट पर कौन कौन से तट हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछता है, और पूर्वी घाट पर कौन कौन से तट हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। मानसून के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके बाद में अब हम आते हैं, बात करते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसके अंतर की बात करें तो इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। एक तो ये है कि जो पश्चिमी घाट है, ये हमने पॉइंटों में दर्शाया है कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की जो ढाल है वो बहुत ही तीव्र है, और पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट काफ़ी ऊंचा है। जो पूर्वी घाट ये है और ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट ऊंचा है किसकी अपेक्षा, पूर्वी घाट की अपेक्षा। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट ऊंचा है, और ऊंचा होने के साथ साथ इसकी जो ढाल है वो बहुत ही तीव्र है। इसी वजह से अरब सागर में जितनी भी नदियां गिरती हैं, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी को हिंदी में कहते हैं ज्वारंद मुख, अर्थात मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी नहीं होती है और मिट्टी क्या होती है, समुद्र के अंदर बहती हुई चली जाती है। यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। और पूर्वी घाट पर जितनी भी नदियां गिरती हैं ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो पहले तो आपने देखा कि पश्चिमी घाट का जो ढाल है वो तीव्र है, और पूर्वी घाट का ढाल कम तीव्र है, अर्थात ढाल कम है, हम ये कह सकते हैं। दूसरी बात, पश्चिमी घाट की जितनी भी नदियां हैं, पश्चिमी घाट की नदियां ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। हमने लिखा भी है यहाँ पे कि पश्चिमी घाट की नदियां एस्चुरी बनाती हैं, अर्थात ज्वारंद मुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और पूर्वी घाट की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जो भी पूर्वी घाट में नदियां आ रही हैं वो क्या है कि इधर कुछ पश्चिमी घाट से आ रही हैं, और कुछ नदियां इधर हिमालय से, गंगा, और कुछ नदियां पश्चिमी घाट से आती हैं। और यहाँ से दूर से नदियाँ आते 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 तो अपने साथ में काफ़ी जलोढ़ निक्षेप लेकर आती हैं, और इस जलोढ़ निक्षेप को
मुहाने पर डाल देती हैं, नदी अपने मुहाने पर लाकर इकट्ठा कर देती है, जिससे क्या होता है डेल्टा का निर्माण हो जाता है। और जो नदी है वो क्या होता है कि बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है। जब नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है नदी की जो गति है वो स्लो हो जाती है और नदी यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर देती है। उसके बाद में जब नदी आ रही होती है तो अपने साथ काफ़ी जलोढ़ निक्षेप लेकर आती है। उसमें क्या होता है कि इसकी जो मिट्टी है, इस पूर्वी घाट की जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है। और आपको पता है कि पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है और धान की खेती के लिए जाना जाता है पूर्वी घाट। इस चीज़ को आप इससे समझ सकते हैं। दूसरी बात हमने यहाँ पे लिखा भी है कि उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती है और धान की खेती के लिए ये जो एरिया पूर्वी घाट का है बहुत ही अच्छा है। और इसमें अब हम थोड़ा पश्चिमी घाट से खुद बात करें। पश्चिमी घाट पे एक क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में पश्चिमी घाट के अंतर्गत कुछ चोटियाँ आती हैं, जैसे आपने सुना होगा एक अन्नामलाई पर्वतमाला। क्या सुना होगा? अन्नामलाई पर्वतमाला। तो जो अन्नामलाई पर्वतमाला है ये आपका केरल में पड़ता है। इसका जो मैक्सिमम एरिया है वो केरल में पड़ता है अन्नामलाई पर्वतमाला का। और इसी अन्नामलाई पर्वतमाला की एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अनाईमुडी। देखिए इसमें अंतर को बहुत ज़रूरी है समझना। एक तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं और जो कि अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल में हैं, और इसी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंचा जो शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, उसका नाम है अनाईमुडी। तो अन्नामलाई पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है, तो इसका जवाब होगा केरल में। और ये अन्नामलाई कहाँ विस्तृत हैं, तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट पर। दूसरी बात, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो अनाईमुडी। उसके बाद में हमने लिखा है नीलगिरी। जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियों का जो अधिकतम विस्तार है वो तमिलनाडु में है। जबकि नीलगिरी ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में भी हैं, कुछ हिस्सा कर्नाटक में भी है, कुछ हिस्सा केरल में भी है, लेकिन नीलगिरी पहाड़ियों का जो अधिकतम हिस्सा है वो तमिलनाडु में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। ये अभी आपको पता होना चाहिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। तो आप इस चीज़ को समझ चुके कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। उसके बाद में कुछ और पहाड़ियां हैं, पालनी की पहाड़ी है पश्चिमी घाट पर, इलायची की पहाड़ी है, इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। और इसी प्रकार से पूर्वी घाट पे जैसे हमने कुछ झीलें मान लीजिए देखी हैं, एक चिल्का झील है। चिल्का झील ऐसे ही पूछ लेता है कि चिल्का झील का विस्तार किस तट पर है, तो आप बताएंगे पूर्वी तट पर है। और चिल्का झील किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। दूसरी बात, पुलिकट झील। पुलिकट झील किस राज्य में है, तो पुलिकट झील की अगर बात करें तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर विस्तृत है। लेकिन इसका पुलिकट झील का जो अधिकतम क्षेत्रफल है वो आंध्र प्रदेश में है। तो अगर दोनों ऑप्शन पड़े हों, तमिलनाडु भी ऑप्शन में है, आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन में है, तो इसका जवाब आप पुलिकट झील किस राज्य में विस्तृत है, तो इसका जवाब आप आंध्र प्रदेश देंगे। अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो आप तमिलनाडु देंगे। लेकिन पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। उसके बाद में अगर बाई चांस पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी वैसे अरमाकोंडा है जो कि आंध्र प्रदेश में है। लेकिन अरमाकोंडा क्वेश्चन न पूछ के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें ऑप्शन महेंद्रगिरी पड़ा होता है, जबकि ये दूसरी ऊंची चोटी है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्वी घाट की ऊंची चोटी, तो इसमें अरमाकोंडा ऑप्शन में ही नहीं होता। ज़्यादातर क्वेश्चन बनाया है उसमें महेंद्रगिरी ऑप्शन में होता है, तो आप महेंद्रगिरी टिक करेंगे। उसके बाद में हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे दर्शाई हैं, जैसे कि आपने सुना होगा डूरंड रेखा। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि डूरंड रेखा, इसमें दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो ये आता है कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई थी। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई थी। आपको पता है कि 1947 से पहले पाकिस्तान और भारत एक था, तो डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई थी, तो इसमें आपका जवाब होगा कि डूरंड रेखा खींची गई थी, तो आपका जवाब होगा कि भारत और अफगानिस्तान। देखिए इसमें हम जो बोल रहे हैं उसको बड़ा अच्छे से आप
सुनिए और समझने का प्रयास करिए कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई थी, तब पाकिस्तान नहीं था। तो डूरंड रेखा जो खींची गई थी तो भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच विस्तृत है, बात समझो, तो आपका जवाब होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच विस्तृत है, तो जो वर्तमान में विस्तृत है, विस्तार है उसका डूरंड रेखा का, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगली बात, मैकमोहन रेखा के बारे में आपने सुना होगा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो आपको पता है कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा का विस्तार है। या किन दो देशों के बीच खींची गई, तो भारत और चाइना के बीच। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है, तो आपका जवाब होगा भारत और पाकिस्तान। इसी के साथ हम थोड़ी सी चर्चा और कर लें यहाँ पे दक्षिण भारत की चोटियों के बारे में। जैसे अभी हमने आपको पश्चिमी घाट से संबंधित चीज़ों को बता दिया है कि जैसे हमने नीलगिरी पहाड़ियाँ बताई, अन्नामलाई पहाड़ियाँ बताई, तो आपने अन्नामलाई पहाड़ियों को समझा कि जो अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं वो केरल में हैं और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुडी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी और अन्नामलाई का विस्तार जो है वो केरल में है। लेकिन एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। प्रायद्वीप का मतलब हम आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि प्रायद्वीप का मतलब होता है जो स्थल भाग तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। और जो भारत है, भारत भी एक प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप के नाम से चर्चित है, तो भारत भी एक प्रायद्वीप है। तो इस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाता है तो अनाईमुडी है। और अनाईमुडी किन पहाड़ियों का हिस्सा है, तो अनाईमुडी अन्नामलाई पहाड़ियों का हिस्सा है। दूसरी बात जो हमने अभी आपको बताया, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे, अगर पूछा जाता है कि नीलगिरी दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुडी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा है। और दोदा बेटा किसका हिस्सा है, तो दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों का हिस्सा है। नीलगिरी पहाड़ियों का जो विस्तार है वो किस राज्य में है, तो इसका जवाब होगा तमिलनाडु, क्योंकि इसका नीलगिरी पहाड़ियों का अधिकतम हिस्सा तमिलनाडु में है। तो ये भी आप बहुत ही आसानी से जवाब दे देंगे। उसके ये दो चीज़ें इसे आप बहुत ज़रूर समझ लीजिए कि हाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अनाईमुडी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, तो इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।